हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी आपके आयुष सर, सौरभ सर की क्लासेस लगातार चलने वाली है और चल भी रही है। जैसा कि आपके आयुष सर ने हाइड्रोलिक्स में फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया था, अब हम आयुष सर कुछ व्यस्त हैं किसी और सब्जेक्ट में, तो आज मैं अमरीश सर आप सबके सामने एचएचएम की आगे क्लासेस लगातार चलेंगी मेरे द्वारा, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक आ चुका है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वीडियो को करिए, जिससे ये चैनल आपको सब कुछ प्रोवाइड कर पाए और सारे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कर पाए, सारे सब्जेक्ट के टीचर आपको प्रोवाइड कर पाए। तो दोस्तों, लेकर चलते हैं हम आपको आज एचएचएम की तरफ। इस सब में आज सेकेंड चैप्टर हम पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन। इसमें हम सेकेंड चैप्टर, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, तरल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, तरल के गुण। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी तरल की डेंसिटी क्या होती है, मास डेंसिटी क्या होती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, उसकी स्पेसिफिक वेट क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है। दोस्तों, मैं थोड़ा इंग्लिश का प्रयोग ज्यादा कर रहा हूं, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में तो हिंदी दे देगा, कुछ भी हिंदी में कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज भी लिख के देता है, लेकिन इंग्लिश में जो देता है वो आपका किसी भी एग्जाम में इंग्लिश आपका सेम वैसे ही लिख के देता है। जो मैं बोल रहा हूं वो चीजें वही लिखी रहती हैं जो आपके बुक में है, और ये जेईई के एग्जाम में भी आपका आता है। तो इंग्लिश से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में, इसलिए मैं कहता हूं इंग्लिश में आप लोग पढ़िए, हिंदी का थोड़ा सा कम यूज करिए। और हिंदी में भी मैं बताऊंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, लेकिन इंग्लिश का थोड़ा सा आप ज्यादा यूज करिए, जिससे आपको पूरा फायदा मिल पाए जेईई की तैयारी के लिए भी, और आगे भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेंसिटी क्या होती है, मास डेंसिटी जिसे बोलते हैं, या तो स्पेसिफिक मास भी बोलते हैं। अपेक्षिक भार क्या होता है, मतलब स्पेसिफिक वेट। अपेक्षिक गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता क्या होती है। प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, और वेपर प्रेशर, सॉरी वैक्यूम नहीं, वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब क्या होता है। कोहेंशन क्या होता है, एडेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है मतलब श्यानता, सरफेस टेंशन मतलब तल तनाव या पृष्ठ तनाव, केशिकत्व मतलब कैपेलिटी क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मास डेंसिटी, मतलब डेंसिटी की बात करेंगे, घनत्व। दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, तो वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेंसिटी, इसको हम तीन नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ऐसे तो हम घनत्व कह देंगे कुछ भी, लेकिन इंग्लिश में हम लिखते हैं तीन चीजें। पहला तो डेंसिटी, दूसरा मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, और होता है स्पेसिफिक मास। स्पेसिफिक मास, इसी का नाम है घनत्व। तो डेंसिटी, मास डेंसिटी और स्पेसिफिक मास। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे इसे क्या कहते हैं, ये क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। रो, इसको किसे प्रदर्शित करते हैं, रो से। रो इक्वल टू होता है m अपॉन v, ये इसका फॉर्मूला है, m अपॉन v। अब m क्या है, m है द्रव्यमान। m क्या है, किसी पदार्थ का द्रव्यमान। यहां पे हम पदार्थ की बात करेंगे, तो किसी पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो गया, m, और v क्या हो गया,
आयतन, किसी पदार्थ का द्रव्यमान और आयतन। ठीक है, तो इससे, इसके फार्मूले से आपको समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी किसे कहते हैं। दोस्तों हम फार्मूला याद कर लेंगे और फार्मूले से ही हम समझ लेंगे कि डेंसिटी किसे कहते हैं। आवाज आपके पास, सबके पास जा रही होगी। तो किसी पदार्थ के ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ के इकाई आयतन, किसी पदार्थ के इकाई आयतन, एक बार देख लेते हैं, लिख लेते हैं पूरा। किसी पदार्थ के इकाई आयतन, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितनी मास मतलब डेंसिटी होती है, सॉरी डेंसिटी कह रहा है, मास मतलब कि ये सहती या फिर द्रव्यमान बोलते हैं, जितनी द्रव्यमान होती है, द्रव्यमान या फिर मास बोलते हैं। ठीक है, मास होती है, जितनी मास होती है उसे उस पदार्थ की डेंसिटी कहते हैं, उसे उस पदार्थ की डेंसिटी या घनत्व कहते हैं। तो दोस्तों हमने लिखा है किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितनी द्रव्यमान होती है उसे उस पदार्थ की डेंसिटी कहते हैं। तो इतना लिखने का जरूरत तो हमें नहीं था, क्योंकि आपको फार्मूले से ही समझ में आ गया होगा। हमने जब फार्मूला लिखा ρ = m/v, ρ = m/v, तो उसी से आपको पकड़ लेना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि m/v है तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन की बात कर रहा है। v क्या है? इकाई आयतन। तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितनी मास होती है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितनी मास होती है उसे उस पदार्थ का डेंसिटी कहते हैं, मतलब घनत्व कहते हैं। तो फार्मूले से ही समझ जाना चाहिए, लिखने का तरीका यही है दोस्तों, कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितनी द्रव्यमान होती है उसे उस पदार्थ की डेंसिटी कहते हैं, या फिर मास डेंसिटी कहते हैं, या फिर स्पेसिफिक मास कहते हैं। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या होती है? मास डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? kg/m³। याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस में ये पूछ लेता है। जब आप जेईई के एग्जाम में बैठते हैं तो ऑप्शनल क्वेश्चंस में ये सब आ जाते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट क्या होती है? kg/m³। तो घनत्व मतलब डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? kg/m³। तो दोस्तों ये हमारा पहला टॉपिक है आज का, तरल के गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स मतलब तरल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का ये पहला टॉपिक था हमारा, डेंसिटी मतलब मास डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक मास। तो इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ρ = m/v होता है। m क्या होता है? द्रव्यमान होता है। v क्या होता है? आयतन होता है। तो इससे एक फार्मूले से ही समझ जाते हैं कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में जितनी द्रव्यमान होती है उसे उस पदार्थ की डेंसिटी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? kg/m³। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हमारा अगला टॉपिक होगा आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट।
तो सबसे पहले स्पेसिफिक वेट को प्रदर्शित इससे करते हैं, तो इसको स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसे हम स्मॉल w से जानते हैं। इतना आप याद रखिए, स्मॉल w मतलब अपेक्षिक भार, स्पेसिफिक वेट कहते हैं। अब ये क्या होता है ध्यान दीजिए, हम इसका एक फार्मूला लिखते हैं। अब फार्मूले से जैसे इसके पहले वाला आपने समझ लिया वैसे ये भी समझ जाइए। तो कैपिटल W अपॉन V, स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W अपॉन V। तो दोस्तों स्मॉल w क्या होता है, कैपिटल W इक्वल अपॉन V, सॉरी स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W अपॉन V। तो इससे थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि ये भी तो एक इकाई आयतन की बात कर रहा है। इकाई आयतन के भार को सीधे तौर पे, ये W क्या है, ये भार है, ये क्या है, भार है। भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्व त्वरण, तो सीधे भार है। तो इकाई आयतन के भार को स्पेसिफिक वेट कहते हैं। सिंपल है समझना, बहुत इजी तरीके से समझिए। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इकाई आयतन, मतलब किसी पदार्थ के इकाई आयतन के भार को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक मतलब अपेक्षिक भार कहते हैं। इतना लिखने की जरूरत नहीं, इतने से ही आप समझ जाएंगे कि अपेक्षिक भार क्या होता है। तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन के भार को अपेक्षिक भार कहते हैं। चलिए एक बार लिख देता हूं, यह एक लिखने का और तरीका है। किसी पदार्थ का अपेक्षिक भार, किसी पदार्थ का अपेक्षिक भार मतलब स्मॉल w, किसी पदार्थ का अपेक्षिक भार उस पदार्थ के इकाई आयतन, ध्यान दीजिए, किसी पदार्थ का अपेक्षिक भार उस पदार्थ के इकाई आयतन का भार होता है। इकाई आयतन का भार, यहां ध्यान दीजिए, ये आयतन क्या है, इसे हम B से दिखा देते हैं, का भार मतलब कैपिटल W होता है। सिंपल, ये है इसका डिफिनेशन। यहां फार्मूले से ही निकल के आ गया डिफिनेशन इसका, कि किसी पदार्थ का अपेक्षिक भार, किसी पदार्थ का अपेक्षिक भार उस पदार्थ के इकाई आयतन मतलब स्मॉल b, ये b उस पदार्थ के इकाई आयतन का भार होता है। तो इकाई आयतन के भार को अपेक्षिक भार कहते हैं, ये भी सिंपल है। इकाई आयतन के भार को अपेक्षिक भार कहते हैं। तो इसे स्मॉल w से हम प्रदर्शित करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। तो इतना आप लोग एक बार समझ लीजिए कि क्या अपेक्षिक भार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आगे के न्यूमेरिकल जो लगेंगे अपेक्षिक भार और घनत्व, वहां पे दोनों जरूरी दोनों ही जरूरी है। घनत्व मतलब डेंसिटी और अपेक्षिक भार। अब इनका एक संबंध है, हम आगे देख लेते हैं। इनका एक संबंध होता है अपेक्षिक भार और घनत्व का संबंध। तो इसको हम लिखते हैं रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट, इसको हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट। तो जैसा कि आपको पता है कि भार बराबर क्या होता है, इतना आपको पता है कि भार, अभी मैंने बताया कि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ये तो सिंपल है,
भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। भार को हम कैपिटल डब्ल्यू से और द्रव्यमान को एम से और गुरुत्वीय त्वरण को जी से। तो ये तो हमारा सिंपल फार्मूला है, इतना आपको पता रहना चाहिए क्योंकि क्लास 9 से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं। भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ये हमारा। और अभी हमने क्या पढ़ा है, रो इक्वल टू एम अपॉन वी, एक पढ़ा ये हमने, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अभी हमने एक ये पढ़ा और एक हमने पढ़ा स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वी, ये हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, रो इक्वल टू एम अपॉन वी, और समीकरण 2 क्या है, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वी, समीकरण 2 हो गया। अब हम यही से समीकरण 2 से एक सही तरीके से लिख लेते हैं, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू एम अपॉन वी समीकरण 1 और स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वी हो गया समीकरण 2। तो हम यही समीकरण 2 से कैपिटल डब्ल्यू की मान निकालते हैं। यहां पे हमारा कैपिटल डब्ल्यू है ना, तो यहीं पे हम रखेंगे मान अभी, यहां से जो निकालेंगे मान कैपिटल डब्ल्यू का। तो समीकरण 2 से निकालेंगे तो हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू वी, इतना तो हो जाएगा, ये हमारा प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहां से इसका मान, इसको हम एक समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 में कैपिटल डब्ल्यू का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो समीकरण 2 में जो कैपिटल डब्ल्यू का मान है उसको हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो कैपिटल डब्ल्यू का मान क्या है, स्मॉल डब्ल्यू वी इक्वल टू एम जी, इतना हुआ। अब इसको हम v को उस साइड पर छांतर कर देते हैं, तो स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू हो गया एम जी अपॉन वी, या फिर तो इसको लिख सकते हैं एम अपॉन वी इंटू जी, एम अपॉन वी इंटू जी। अब समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, रो इक्वल टू एम अपॉन वी, ध्यान दीजिए एम अपॉन वी है ना, तो स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू एम अपॉन वी की जगह क्या हो जाएगा, रो इंटू जी। तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट, है ना, ये स्पेसिफिक वेट एंड डेंसिटी में रिलेशन हो गया ये। तो स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी में रिलेशन हमारा क्या आ गया, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू रो जी, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, रो क्या होता है, मतलब डेंसिटी क्या होती है, और डेंसिटी, उसके बाद फिर हमने पढ़ा स्पेसिफिक वेट क्या होता है, उसके बाद हमने डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट में रिलेशन जान लिया। ये 3 चीजें हमें कंफर्म हो गई। तो दोस्तों आगे के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अभी हम अगला टॉपिक चलेंगे, इसी में अगला टॉपिक हमारा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप लोग हम लोग का साथ दीजिए, बस लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सब्सक्राइबर हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए और जो भी आपकी मांग हो वो पूरी हो पाए हम लोग की तरफ से। दोस्तों आज जो आपका चैप्टर है वो चल रहा है तरल के गुण एचएचएम का। तो अगला टॉपिक हमारा है स्पेसिफिक ग्रेविटी।
स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपेक्षिक गुरुत्व, इसे कहते हैं हिंदी में आपेक्षिक गुरुत्व। आपेक्षिक गुरुत्व ये क्या होता है? तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा घनत्व क्या होता है, या फिर तो इसे कहते हैं आपेक्षिक घनत्व, इसका ये भी नाम है आपेक्षिक घनत्व। इसे हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक घनत्व। ध्यान दीजिएगा, ये आपेक्षिक घनत्व कहलाता है, ये इसे हम आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि घनत्व क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो देखते हैं दोस्तों कि द्रव का घनत्व, किसी भी द्रव के घनत्व तथा एक मानक द्रव के घनत्व, मतलब किसी द्रव के घनत्व को लें जो कि लिक्विड का एक द्रव होता है उसके घनत्व, और किसी मानक द्रव के घनत्व के अनुपात को, मानक मतलब हम पानी, साधारणतः पानी ही लेते हैं, तो किसी द्रव का घनत्व और मानक द्रव के मतलब मानक मतलब पानी के घनत्व के अनुपात को हम आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। साधारणतः एक बार लिख लेते हैं फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक, यहां पे मानक के रूप में क्या है? किसी मानक पदार्थ के घनत्व, यहां पे मानक हम क्या लेंगे? पानी। मतलब हम किसकी पानी का घनत्व, मानक पदार्थ क्या है? पानी का घनत्व। तो ध्यान देंगे किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व जो है उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के घनत्व के अनुपात होता है, के अनुपात होता है। मतलब किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है वो उस पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के घनत्व का अनुपात होता है। तो इतने से आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए बता रहा हूं तरीका क्या है आपको याद करने का। हम किसी पदार्थ, मान लीजिए कोई पानी है, पानी के रूप में एक लिक्विड है, उसका घनत्व हमें पता है, तो पानी के घनत्व और कोई एक लिक्विड ले, कोई और द्रव ले ले, किसी भी द्रव, मान लीजिए पारा ले लें, तो पारा और पानी के घनत्व के अनुपात को, इतना ही समझिए आप। मान लीजिए पारा है, मैंने साधारणतः एक द्रव का नाम लिया पारा, तो पारा के घनत्व और पानी के घनत्व, पानी का घनत्व हम मानक लिए हैं, तो मानक पदार्थ मतलब हमने कहा किसी पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक पदार्थ के घनत्व। तो किसी पदार्थ के घनत्व मतलब मान लीजिए पारा है वो, तो पारे का घनत्व और किसी मानक मतलब पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहेंगे? आपेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दोस्तों यही याद करने का तरीका है कि आप एग्जाम्पल से याद करिए और अच्छे तरीके से याद होगा आपको। तो इसका फार्मूला भी लिख देते हैं। द्रव का आप लोग खुद लिख सकते हैं आप लोग खुद नोट कर लीजिए कि द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व होता है, सीधे लिखिए, द्रव का आपेक्षिक घनत्व बराबर द्रव का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव का घनत्व बटे पानी का घनत्व, या फिर तो द्रव का अपेक्षित भार बटे पानी का अपेक्षित भार, ये भी कह सकते हैं कि द्रव का अपेक्षित भार बटे पानी का अपेक्षित भार। तो इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इतना ही बहुत था। एक तरीके से और हम देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझा देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी द्रव का घनत्व और
पानी के घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, तो मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैंने बताया पारे का घनत्व, तो एक भार के हिसाब से, मतलब एक और तरीका है भार के हिसाब से कैसे लिखते हैं, तो द्रव का आपेक्षिक भार, किसी भी द्रव का आपेक्षिक भार बटे पानी का आपेक्षिक भार, पानी का आपेक्षिक भार, ये भी कह सकते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, द्रव का आपेक्षिक भार बटे पानी का आपेक्षिक भार। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे हम समझते हैं कि आपेक्षिक गुरुत्व क्या होता है। तो द्रव का आपेक्षिक भार, मान लीजिए एक पारा है, पारे का आपेक्षिक भार कितना होता है, जल का आपेक्षिक घनत्व तो आपको पता है, जल का आपेक्षिक घनत्व तो 1000 बटे 1 मतलब 1 होता है। आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1 होता है। और पारे का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, इससे ये पता चलेगा पारे का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो पारे का आपेक्षिक भार कितना होता है, 13600, और पानी का अपेक्षिक भार, जल का अपेक्षिक भार कितना होता है, 1000। इससे हम निकाल सकते हैं 13.6 आ गया हमारा। तो इससे हमारा पता चला कि पारे का आपेक्षिक गुरुत्व कितना हुआ, 13.6। तो यही एक तरीका है याद करने का कि किसी का भी हम आपेक्षिक जब गुरुत्व निकालते हैं तो पानी के अनुपात में ही हम पता कर लेते हैं कि उसका आपेक्षिक गुरुत्व कितना हुआ। तो ये एक आपके लिए एग्जाम्पल था। तो अब अगला टॉपिक हम आपके लिए चलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी या फिर विशिष्ट आयतन, आपेक्षिक आयतन, ये भी देख लिया जाए एक बार। विशिष्ट आयतन या फिर आपेक्षिक आयतन क्या होता है। अभी हम एक बात कर रहे थे आयतन की, V, बार बार V की बात हो रही है। तो एक विशिष्ट आयतन, आपेक्षिक आयतन होता है। तो तरल के, जब हम तरल के इकाई द्रव्यमान का, किसी भी तरल के इकाई द्रव्यमान का आयतन, उसका आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन कहलाता है। मतलब तरल के इकाई द्रव्यमान का आयतन, किसी भी तरल के इकाई द्रव्यमान, मतलब इसको लिख लेते हैं इकाई द्रव्यमान मतलब m v, ये हो गया हमारा फार्मूला। इकाई द्रव्यमान की बात मैंने किया, तो किसी तरल के इकाई द्रव्यमान के आयतन को, किसी तरल के इकाई द्रव्यमान के आयतन को विशिष्ट आयतन कहते हैं। तो इससे आप दोस्तों समझ जाइए कि किसी भी तरल के इकाई द्रव्यमान के आयतन को, ये भी तो आयतन है, तो विशिष्ट आयतन, इसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट आयतन। तो विशिष्ट आयतन क्या होता है, किसी तरल के इकाई द्रव्यमान के आयतन को विशिष्ट आयतन कहते हैं। तो अब इसे एमकेएस पद्धति में, एमकेएस सिस्टम में, किसी तरल में इकाई भार का आयतन, किसी तरल में इकाई भार का जो आयतन होता है उसका आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन कहलाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो अगला टॉपिक हम चलते हैं कंप्रेसिबिलिटी की तरफ, मतलब संपीड्यता। संपीड्यता दोस्तों, अगर कहीं गलती होता है तो आप लोग देख लीजिएगा बुक में। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, संपीड्यता क्या होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि सभी तरल दाब लगाने पर, जो सभी तरल होते हैं, जितने भी तरल होते हैं, जितने भी, उन पे दाब लगाने पे कुछ न कुछ अवश्य वो दबते हैं। कुछ न कुछ क्या होते हैं, दबते हैं, वो अवश्य दबते हैं कुछ न कुछ। तो इससे कह सकते हैं तरल का वह गुण, तरल का वह गुण जिसके कारण, तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब लगाने पर, तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब
लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन होता है, उसके आयतन में परिवर्तन होता है, उसी को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं या फिर संपीड़ितता कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए कोई तरल है, ठीक है, अब इसमें बाहरी दाब लगाने से, मान लीजिए कोई बाहरी दाब लग रहा है, कोई भी बाहरी दाब, चारों तरफ से नहीं, किसी भी तरफ से मान लीजिए लग रहा है। अब बाहरी दाब लगाने से क्या है, जब किसी तरल के आयतन पर बाहरी दाब लगाने से कुछ न कुछ परिवर्तन तो होगा, तो इसी परिवर्तन को, जब ये बाहरी दाब लगता है तो इसी लगाए गए दाब को संपीड़ितता कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो इसको एक बार लिख लेते हैं कि तरल का वह गुण, तरल का वह गुण, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो इसको अच्छे से समझ पढ़ेंगे हम लोग कि तरल का वह गुण जिसके कारण, तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब लगाने से तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है। तो इसे समझ जाइए कि यह तरल का वह गुण है जिसके कारण बाहरी दाब लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो इस गुण को क्या बोलेंगे? इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड़ितता कहते हैं। तो दोस्तों साधारण तरीके से ये समझ जाइए कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कि तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है, तो इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं। क्या देखो, अरे डायग्राम बना के रखे कुछ नहीं। ठीक है। हाँ ऐसा डब्बा भर के उसमें लिक्विड भर के, उसमें लिक्विड के ऊपर जो है जो प्रेशर लग रहा है उसको दिखा दो, मतलब बना सकते पेपर में। वैसे एडवांटेज हो जाता है और क्या है भाई, बता दोगे तो डायग्राम से ज़्यादा लोग मतलब रहते हैं ना अट्रैक्ट, बना दोगे तो जो है हल्का सा थोड़ा सा सरल का है, लेकिन बना दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो चल रहा है तो ऊपर ऑफ हो जाएगा, तुम फिर से नए स्टार्ट करो। इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि तरलों की जो संपीड्यता होती है, तरलों की जो संपीड्यता होती है उसके आयतन प्रत्यास्था गुणांक, मतलब बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस आयतन प्रत्यास्था गुणांक, मतलब तरलों की जो संपीड्यता होती है उसके आयतन, मतलब आयतन प्रत्यास्था गुणांक, मतलब बल्क मॉड्यूलस के और वॉल्यूम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के विलोमानुपाती होता है। अरे बेटी रुक का जाता है यार, सारा घूम जाता चारों तरफ, जबकि ये देख के बोलत रहे। अच्छा ही देखो पकड़ ले हम, इतना बढ़िया तो को देखो जो होता ना, हमको ये हम पकड़ ली नए से स्टार्ट करो, नए से फिर से पूरा यही चीज। चलिए फिर से देखते हैं पी क्या है, देख लो एक बार, क्लियर कर लो सब। प्रेशर ही होगा हाँ, डेल्टा पी होगा तो प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। हाँ। दोस्तों एक हम चित्र बनाते हैं और उससे समझते हैं कि संपीड़ितता क्या होती है। संपीड़ितता में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इसको हम चित्र के द्वारा बनाएंगे तो और आपको समझ में भी आएगा, समझना नहीं। और एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो चित्र से अगर समझाते हैं एग्जामिनर को तो वो अच्छे से समझ जाता है और आपको नंबर भी अच्छा मिलता है।
इसको आप लोग बनाते चलेंगे क्योंकि प्रैक्टिस रहना चाहिए, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सब। तो देखते हैं इसको। तो दोस्तों ये हमारा एक चित्र है, इससे हम समझेंगे कि प्रेशर, इससे हम समझेंगे कि संपीड़ितता क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। तो दोस्तों ये हमारा पूरा एक पात्र है जिस पर पहले वॉल्यूम लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड यहां तक भरा हुआ है, तो इस पे एक वॉल्यूम हो गया ना, आयतन, ये इसका आयतन है, लिक्विड का पूरे लिक्विड का आयतन है, जिसपे प्रेशर P है, जिसपे प्रेशर क्या है P अब डाला जाता है, जिसपे प्रेशर P अब डाला जाता है। प्रेशर यहां पे बढ़ के क्या हो गया, यहां दिखाते हैं आपको, ये डेल्टा P प्लस P, प्रेशर बढ़ गया डेल्टा P प्लस P। अब यहां पर आयतन, यहां पर इसका आयतन क्या हो गया V माइनस डेल्टा V। देखिए यहां पर ये पूरा तो V आयतन था, अब प्रेशर पड़ने पर प्रेशर क्या हो गया डेल्टा P, प्रेशर बढ़ गया, डेल्टा P प्रेशर बढ़ गया, तो डेल्टा P प्रेशर बढ़ने पे ये डेल्टा P प्लस P, पहले का प्रेशर तो था ही, और प्लस डेल्टा P प्रेशर बढ़ने पर ये बढ़ गया यहां पर, तो ये जब यहां आ जाता है मतलब कि डेल्टा V माइनस डेल्टा, यहां V माइनस डेल्टा V, इसका आयतन दब जाता है। मतलब पहले इतना पानी था, अब प्रेशर बढ़ने पर पानी इतना हो गया, मतलब इसके वॉल्यूम में कमी आ गई, इसके वॉल्यूम में क्या हुआ कमी आ गई। तो तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब लगाने पर उसके आयतन में परिवर्तन होता है, तो उसके आयतन में क्या होगा परिवर्तन, पहले आयतन इतना था, अब आयतन इतना परिवर्तित हो गया, मतलब डेल्टा V परिवर्तन हो गया, मतलब V माइनस डेल्टा V हो गया। तो यही होता है कंप्रेसिबिलिटी, यही होता है संपीड़ितता। तो एक और चीज है, तरलों की जो संपीड़ितता होती है, तरलों की जो संपीड़ितता मतलब कंप्रेसिबिलिटी होती है, उनके आयतन प्रत्यास्था गुणांक मतलब बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस के उनके आयतन प्रत्यास्था गुणांक मतलब बल्क मॉडुलस और वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के विलोमानुपाती होता है, मतलब विलोम होता है, उसके विलोमानुपाती होता है। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, संपीड़ितता को ऐसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, बीटा इक्वल टू 1 अपॉन, ये जितना इसका आयतन का प्रत्यास्था गुणांक होता है 1 अपॉन के, 1 अपॉन के, ये आयतन का प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा 1 अपॉन के। तो जो संपीड़ितता होती है उसे 1 अपॉन के से भी हम प्रदर्शित करते हैं, मतलब इसकी जो विलोमानुपाती होता है, क्या जितनी इसकी आयतन प्रत्यास्था गुणांक होती है वो इसकी संपीड़ितता के विलोमानुपाती होता है। ठीक, इससे भी आपको इसका डिफरेंशियल समझ में आ जाएगा। और एक चीज होता है कि जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है, बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस होता है दाब में परिवर्तन बटे आयतन विकृति। बल्क मॉडुलस मतलब के, ये क्या होता है, तो दाब में, इसको एक बार देख लीजिए, परिवर्तन बटे आयतन में विकृति। अब ये कहां से आया, ये दाब में परिवर्तन कहां से हुआ तो दाब में परिवर्तन कहां से हुआ, दाब पहले क्या था डेल्टा P, पहले क्या था डेल्टा P, अब दाब में परिवर्तन होने के बाद पहले दाब P था, पहले दाब क्या था P था, जब दाब में परिवर्तन कितना हुआ डेल्टा P, दाब में परिवर्तन कितना हो गया डेल्टा P परिवर्तन हो गया, और उसके आयतन क्या हो गया, आयतन में परिवर्तन, पहले आयतन V था, बढ़ कितना हो गया डेल्टा V, तो दाब में परिवर्तन डेल्टा P और आयतन परिवर्तन डेल्टा V। तो
K इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, दाब में परिवर्तन यहां माइनस P को हो जाएगा, इसको परिवर्तित करेंगे तो ये P था और माइनस P प्लस डेल्टा P ये है, तो यहां से निकल के आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस डेल्टा P, ये परिवर्तन होगा माइनस डेल्टा P का, तो यहां दाब में परिवर्तन कितना होगा, माइनस डेल्टा P। अब आयतन में विकृति कितनी होगी, आयतन पहले हुआ करता था, इसका कितना आयतन था, पहले आयतन था B, अब आयतन में परिवर्तन मतलब कि डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V अपॉन V आयतन में परिवर्तन हो गया। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, K इक्वल टू माइनस डेल्टा P V अपॉन डेल्टा V, ये होगा K इक्वल टू डेल्टा P माइनस डेल्टा P V अपॉन डेल्टा V। अब यहां से हमारा बल्क मॉडुलस K और B मतलब संपीड़ितता कंप्रेसिबिलिटी का संबंध, और हम देखेंगे क्या होगा। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका हम विलोम क्या हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा। ये तो K हो गया, बल्क मॉडुलस हमारा निकल गया। अब इसी का विलोमानुपाती क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी होगा, मतलब डेल्टा V अपॉन माइनस डेल्टा P V। तो यहां से लिख सकते हैं इसी का विलोमानुपाती क्या लिखेंगे, V इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा P V, डेल्टा P V। तो ये संपीड़ितता आ गया। इससे भी आपको समझ में आ गया होगा कि तरल का प्रारंभिक आयतन पहले हमारा V था और उसके बाद इसमें परिवर्तन हो गया डेल्टा V का, और डेल्टा P हमारा तरल का दाब परिवर्तन है। तो ये हमारा निकल के आता है कि किसी भी संपीड़ितता मतलब तरल का संपीड़ितता उसके आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या है, K मतलब बल्क मॉडुलस वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के विलोमानुपाती होता है, वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के विलोमानुपाती होता है, मतलब संपीड़ितता के विलोमानुपाती होता है। तो ये हमारा डेल्टा, ये B इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1 अपॉन K, तो बीटा आ गया हमारा माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा P V। यहां से हमारा ये हो गया। हमारा अगला टॉपिक है प्रेशर। हम जानेंगे प्रेशर क्या होता है। इसके बाद अगले जब भी अगला हमारा चलेगा क्लास, कल ही हमारा क्लास अगला अपलोड होगा, तो कल के क्लास में कुछ हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे इससे रिलेटेड, और हम विस्कोसिटी श्यानता भी देखेंगे। तो एक और टॉपिक देख सकते हैं, प्रेशर क्या होता है साधारण तरीके से। ये तो समझ में आ गया होगा सबको, कंप्रेसिबिलिटी। अब हम देखेंगे प्रेशर, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा है प्रेशर क्या होता है। उसके बाद हम बाकी की जो भी टॉपिक इस में है वो हम कल देख लेंगे। हमारा अगला टॉपिक है प्रेशर। मतलब दाब। दाब क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब, मतलब किसी वस्तु द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया कुल बल, सॉरी दाब नहीं, कुल बल। मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, ये इसका क्षेत्रफल तो A होगा ना, क्षेत्रफल A से प्रदर्शित करते हैं हम। इस एरिया का क्षेत्रफल क्या मान लिए, A मान लिए। इस एरिया पे कोई दाब लगाया जा रहा है, मतलब कोई बल, सॉरी दाब नहीं, बल, कोई बल लगाया जा रहा है। उस बल को हम कैपिटल P से दिखाते हैं। उस बल को किससे दिखाते हैं, कैपिटल P। अब इस एरिया पे जितना दाब मतलब किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए कुल बल को उस वस्तु का दाब कहते हैं, मतलब P अपॉन A। इसे हम स्मॉल p से दिखाते हैं। प्रेशर को, दाब को हम स्मॉल p से दिखाएंगे, तो स्मॉल p इक्वल टू कैपिटल P अपॉन ये A,
कैपिटल P अपॉन ए। तो इससे हमारा निकल के आता है क्या डिफिनेशन, किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए कुल दाब को उस क्षेत्रफल पर लगाए गए कुल बल को, ध्यान दीजिए, सॉरी गलती हो गई, यहां से थोड़ी सी मिस्टेक है। तो ये फार्मूला हमारा जो है स्मॉल p इक्वल टू कैपिटल P अपॉन ए है। तो कैपिटल P अपॉन ए से क्या समझ में आता है कि किसी इकाई क्षेत्रफल पर, किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए कुल बल को उस वस्तु पर लगाया गया दाब कहलाता है, उस पर लगाया गया कहलाता है दाब कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया दाब किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर वाष्प दाब। आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है वाष्प दाब। ये क्या होता है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, वाष्प दाब क्या होता है यह समझ लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए, ज्यादा लिखने से अच्छा है आप जितना समझ लेंगे उतना अच्छा होगा। तो वाष्प दाब क्या होता है, किसी बंद पात्र में, मान लीजिए कोई एक बंद पात्र है, मान लिया ये पात्र है, लिक्विड इतना भरा है मान लीजिए, ठीक है ना, यहां तक लिक्विड भरा हुआ है। अब इस बंद पात्र में यहां तक लिक्विड है और ये ऊपर क्या है, ये कुछ वाष्प भरे हुए हैं। क्या है, वाष्प, ये क्या है, वाष्प है, वेपर है। अब इस वाष्प के द्वारा इस लिक्विड पर जो दाब लगाया जाता है, इस वाष्प के द्वारा इस लिक्विड पे जो दाब लगाया जाता है उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। मतलब इस जो ये दिख रहा है आपको वाष्प, माना यहाँ पे क्या है, वाष्प है, तो इस वाष्प के द्वारा इस द्रव पर लगाए गए, मतलब इस वाष्प के द्वारा इस द्रव पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। एक बार इसका डेफिनेशन लिख लेंगे सुन करके कि किसी बंद बर्तन में द्रव तल से ऊपर, किसी बंद बर्तन में द्रव तल से ऊपर खाली स्थान, द्रव तल से ऊपर क्या है, खाली स्थान द्रव की वाष्प से भरा रहता है, द्रव की वाष्प से भरा द्रव की वाष्प से भरा रहता है। मतलब किसी बंद पर बर्तन है, उसमें ऊपर की तरफ इस द्रव का वाष्प जो है वो भरा रहता है। तो द्रव की यह वाष्प द्रव तल पर, यह जो द्रव की यह वाष्प जो है वो द्रव तल पर कुछ प्रेशर डालता है, मतलब कुछ दाब लगाता है, इसी दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो इस जो भी हमारे सर लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनका और ज़्यादा स्नेह पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हम सब आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और शेयर कर पाए। और जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है, तो ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद आपको टेलीग्राम लिंक पर आपको चैप्टर का PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।